नमस्कार, मार्केट से पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। इस महीने की, इस हफ्ते की, इस साल की और इस दशक की आखिरी एक्सपायरी आज हो गई और इस साल का आखिरी कारोबारी सत्र भी था और भारतीय बाजारों ने एक बार फिर से अपना जो रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला है वो जारी रखा। आज भी मार्केट्स में शुरुआती कारोबार में एक नई तेजी के बाद नए हाईज और हाईज के बाद फिर ऑल टाइम हाई 14,000 का लेवल भी पार होता हुआ दिखाई पड़ा। तो भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी जो बनी हुई है, जो मोमेंटम बना हुआ है, वो आज भी गैदर रहा और 14,000 के पार आज निफ्टी पहली बार निकला और मेजरली सपोर्ट फिर से एक बारी बैंक्स, एनबीएफसीज, फिनेंस, इन स्टॉक की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ ही साथ सबसे क्रूशियल चीज़ की ना केवल इस साल में भारतीय बाजारों ने कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स में परफॉर्म किया, बल्कि 15% के रिटर्न के साथ निफ्टी बंद हुआ। करीब मिड कैप इंडेक्स 20-22%, 28% के रिटर्न के साथ बंद हुआ और 32 से 33% की तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक जोरदार तेजी तमाम स्पेस में देखने को मिली। आज डिफेंस, मेटल, रियल स्टेट, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली। थोड़ी सी आईटी में, एफएमसीजी में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और टीयर 2 बैंक्स और सीमेंट, कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक और शानदार सत्र जो कि भारतीय बाजारों के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा और ये तेजी का जो सिलसिला है मार्केट में वो अभी भी बना हुआ है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल साजिद गाजी अशरफी साहब का है कि बर्जर पेंट्स, नहीं सर आपने बर्जर किंग लिखा है, वो बेसिकली बर्गर किंग है। ओके, बर्गर किंग के शेयर लेना चाहते हैं 500 शेयर 15 साल के लिए। सर 15 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है बर्गर किंग जैसे शेयर के हिसाब से। जब तक कंपनी की नंबर्स या क्रेडिबिलिटी या ओवर पीरियड ऑफ टाइम में परफॉर्मेंस प्रूव ना कर दे तो 15 साल का होराइजन तो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो 130, 135 की रेंज में, 140 की रेंज में कहीं मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 15 साल नहीं, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल के लिए रखिए और जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव होती है, कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं, क्रेडिबिलिटी बनती है, नंबर बढ़ते हैं, ग्रोथ दे रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ना होराइजन ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीधे आउटराइटली 15 साल के लिए किसी चीज़ को लेना ये भी एडवाइजेबल नहीं होगा। अच्छा, टीसीएस 108 2870 रुपये के दाम पर। सबीर साहब, अगर आपका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म है तो आपने बिल्कुल सही स्टॉक को चुना है, सही भाव पे ख़रीदा है और सही नंबर ऑफ़ शेयर्स भी हैं। आप और ख़रीद सकते हैं इस लेवल पर भी, या 2870 के नीचे मिलता है तो वहाँ पर भी आप होल्ड भी कर सकते हैं और नई एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। ये कंपनी एक क्वालिटी स्टॉक है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, टाटा ग्रुप का ज्वेल है। तो क्रेडिबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं है, कैश रिच कंपनी है, डेट नहीं है, प्लेज नहीं है और ऐसा कोई भी फ्लॉ नहीं है इस कंपनी में। ग्रो कर रही है और ये ग्रोथ अभी भी बनी रहेगी इसमें, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कोई रातों रात आखिरी नहीं हो जाएगी या ख़त्म नहीं हो सकती। ये कंपनी पहले, दूसरे, तीसरे, पाँचवें इन्हीं पायदानों में घूमेगी हमेशा। तो आप इस तरह की कंपनीज के साथ रहिए लंबी अवधि के लिए। छोटी अवधि के लिए आपका होराइजन है तो फिर आप जहाँ भी रीजनेबल प्रॉफिट पा रहे हैं आप निकल जाए, वही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कंपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। धीरज जेठवानी साहब का बहुत ही लॉजिकल सवाल है कि एक शेयर बताइए जो अगली जनरेशन को दे लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए धीरज जी, देखिए साफ है, पहली चीज़ तो गोल्ड जो आप अपनी जनरेशन को दे के जाएंगे, अगली जनरेशन को। दूसरा आप मतलब ETF फॉर्म में। दूसरा टॉप 5 कंपनीज में से कोई भी कंपनी उठा लीजिए और उसको आप अपनी जनरेशन को दे के जा सकते हैं। कोई भी स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न देता है, चाहे वो विप्रो के 40 साल में 1000 करोड़ की स्टोरी हो, मदरसन की 300 करोड़ की स्टोरी हो, इन्फोसिस की 9 करोड़ की स्टोरी हो। ये सब एक दिन में नहीं बनी है। 1993, 1987, 1980s के इन्वेस्टमेंट है जो कि अभी यहाँ वैल्यू दे रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझसे बात पूछी कि 1980s में लेने के लिए पैसे ही नहीं थे किसी बात, 10,000 रुपये जो आप उस टाइम के इन्वेस्टमेंट बता रहे हो, 10,000 रुपये। सर 10,000 1980s में नहीं ले सकता था, 85 में ले सकता था, 90 में ले सकता था, 95 में ले सकता था, 2000 में ले सकता था, 2005 में ले सकता था। उन्होंने कभी नहीं लिया। तो हमेशा मार्केट में अगर आपको लगता है कि ग्रोथ इंडिया में रहेगी तो आप कंपनीज में पैसा डालिए, अच्छी कंपनी में पैसा डालिए, समय दीजिए, पैसा बनता है, अच्छा बनता है, लेकिन टाइम दीजिए। और रही बात आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए, बच्चों को पास ऑन करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है HDFC ग्रुप, TCS ग्रुप या टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, ये वो ग्रुप्स हैं जो कि सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूफ करते आए हैं। इनके साथ ही रहिए, बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं।
जेके सीमेंट पे सचिन जी का सवाल है। सचिन जी, कंपनी अच्छी है, कैपेसिटी वाइज शायद चौथे या पाँचवें नंबर पर आती है और ग्रुप भी ठीक है, जेके ग्रुप की कंपनी है, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर से कंसोलिडेट हुआ है, नीचे आया है। बहुत नीचे की उम्मीद नहीं है। 1680 टेक्निकल के हिसाब से आप लेवल ध्यान रख सकते हैं। एक्यूमुलेट करिए, समय दीजिए, ये पैसा अच्छा बना के देगा। अच्छा मीन्स अच्छा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा, समय दीजिए बस। यूपीएल को लेकर नितिन सोनी साहब का सवाल आ रहा है। सोनी साहब, यूपीएल में कई न्यूज़ फ्लो काफ़ी रहे हैं पिछले दिनों में। पहला रहा वो जो कुछ रेट की खबरें आई थी, उसके बाद हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था लेकिन सेंटीमेंट बिगड़ गया वहाँ से। दूसरा इशू अभी डेट को लेकर उठ रहा था, जो इन्होंने रीपे भी किया है, लेकिन वो नियर टर्म तेज़ी की बातचीत ब्रोकर कर रहे हैं। तो अदरवाइज कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, निफ्टी का स्टॉक है, बट डेट थोड़ा हाई है। ज़रा डेट को ध्यान में रखिए। एग्रोकेमिकल स्पेस की दिग्गज है, तो अभी आप बने रह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और नया पैसा अगर आप डालना चाहते हैं तो इसी स्पेस में पीआई इंडस्ट्री ऐसी कंपनी को आप चुन सकते हैं। अच्छा, बर्गर किंग पर हम बातचीत कर चुके हैं। शुभजीत बनर्जी साहब बोल रहे हैं यतिन इज बेटर देन यू। थैंक यू शुभजीत साहब, मैं उसको आपका मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। मुथूट फाइनेंस 1140 लॉन्ग टर्म व्यू। मुथूट फाइनेंस के लिए सर एक मतलब कल ही मैं नंबर देख रहा था, इस डिकेड का आईपीओ आया हुआ है, मतलब 2012 में या 11 में आईपीओ आया था। 700% का रिटर्न दे चुका है, नहीं 7-8 गुना के आसपास शेयर चल चुका है वहाँ से। अच्छी कंपनी है, वैसे तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में है। 171 टन गोल्ड अपने पास से रखती हैं, 8 करोड़ रुपए पर ब्रांच इनका बिजनेस है। आप बने रह सकते हैं एटलीस्ट अभी तो। और गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर नज़र रखें, जैसे जैसे प्राइसेस तेज़ होंगे इनके लिए एक बड़ा बेनिफिट होता है, तो आप अदरवाइज उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कॉल ले सकते हैं। लेकिन कंपनी अच्छी है, मुथूट फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शुभजीत जी, आपका सवाल मुझे नहीं दिख रहा, इसलिए मैं आपका सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, माफ़ी उसके लिए। खैर, विप्रो को लेके मोहम्मद अजीम साहब का सवाल है, क्या किया जाए। देखिए, विप्रो आपकी होराइजन पे डिपेंड करता है। बायबैक का सिचुएशन शायद अब हो चुका है पूरा, तो वो इसके लिए अब इतना बड़ा ट्रिगर नहीं है। थोड़ा सा ईज आउट होना चाहिए शेयर, जितनी बड़ी तेज़ी पकड़ी उसके बाद, और बायबैक के प्राइस की वजह से भी। तो नीचे अगर मिलता है तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आईटी में आपको और लॉन्ग टर्म के लिए जाना तो इन्फोसिस, टीसीएस, एल&टी टेक, एल&टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, एचसीएल, ये 6 नाम हैं जिनके ऊपर आप नज़र रखें। वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार शायद पकड़ सकते हैं। विप्रो ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। हाँ, ये भी है कि नया फेरबदल हुआ मैनेजमेंट का, तो रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन अभी एटलीस्ट आप थोड़ा रुक के चलें, ज़्यादा बेहतर विकल्प दूसरे वाले रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेटको फार्मा। अच्छा शिवाजी जी, आपका सवाल नेटको फार्मा पर है। कल तो बड़ी तेज़ी देखी गई थी, शायद आप कल की तेज़ी में ट्रैप हो गए। खैर, कंपनी वैसे तो सही है फार्मास्यूटिकल स्पेस की, टीयर 2 स्पेस में, लेकिन क्योंकि कैश का स्टॉक है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट की उम्मीद आप लगाए भी ना, इसमें कोई माल बिकता भी नहीं इसमें। और पूरा ही फार्मा का कैश मार्केट के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो शिल्पा हो, सोलारा हो, नेटको हो, इन सब में एक एक्यूमुलेशन या एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। वो वन फाइन डे ब्रेकआउट देगा, जैसे कि सिंजिन में आज हुआ, एक का एक ब्रेकआउट हुआ और वो नए ऑल टाइम हाई वो हिट कर गया। तो आप बने रह सकते हैं वैसे तो, अब डिपेंड करता है आप नज़रिया कितना रखा है। लेकिन हाँ, नियर टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, सच कंपनी अच्छी है। कई एनडीए जिनकी पेंडिंग है वो अप्रूवल लाते हैं तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डिक्सन, शशांक कदम साहब का सवाल है कि क्या डिक्सन पे ये 2 लाख रुपए एक शॉट में डाल सकते हैं और एस्ट्रल पॉली 25 साल के लिए सही रहेगा। देखिए, दोनों में एक एक फ्लॉ है। आप डिक्सन की 2 लाख आप कह रहे हैं एसआईपी की फॉर्म में आपको भाव ज़्यादा मिलेगा, तो आप इतनी लंबी एसआईपी मत करिए ना। आपको अगर लगता है कि डिक्सन 12,000 का शेयर है, 14,000 का शेयर है, 20,000 हो जाएगा, तो आप 20,000 पे 10 ले लीजिए, फिर 21,500 पे 10, 21 पे 10, ऐसे करके, या 21,800, 21,700, 21,600, अगर आपको लगता है बहुत नहीं गिरेगा तो। लेकिन एक शॉट में लेने में क्या है कि कल अगर आपने मान लीजिए 20,000 रुपये पे 12,000 रुपये पे 2 लाख रुपए लगा भी दिए, तो आप कल को शेयर टूटे 10,000 आएगा तो आपको 20% का सीधे सीधे या 18% का सीधे सीधे लॉस हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट ऐसा मत करें। आप हाँ, एसआईपी वे में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प इसके लिए रहेगा। भले ही वो आपको थोड़ा टाइम दे, लेकिन ऑब्वियस बात है कदम साहब, कोई भी शेयर ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो सिर्फ एक तरफा ही चले। वो नीचे ज़रूर आएगा, कभी ना कभी आएगा। जब आएगा तब आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा। और रही बात एस्ट्रल पॉली की, तो बहुत भागा हुआ शेयर है एस्ट्रल पॉली। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो लोअर लेवल से काफ़ी चला हुआ है। जिस बिज़नेस में ये है वो है पाइप,
और अब रिसेंटली ये एडहेसिव में उतरे हैं, तो पीडीलाइट एक ज़्यादा अच्छा विकल्प है। भले वो भी बहुत चला हुआ है पीडीलाइट भी, लेकिन क्रेडिबिलिटी एंड नंबर वाइज, मार्जिन वाइज पीडीलाइट की सिचुएशन ज़्यादा बेटर और दी एरलडाइट की पोजीशन से और बेटर वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो वो एक स्टॉक है जिसको आप एक लंबे टाइम के लिए ज़रूर ले सकते हैं। अच्छा, आईआरसीटीसी, अक्षय मित्तल साहब का सवाल है, प्राइवेट कंपनी है पीएसयू? सर ये पूरी तरह से पीएसयू कंपनी है, कोई प्राइवेट स्टेक नहीं है इसमें। इसीलिए इसमें एक हमेशा कंसर्न रहता है कि कभी भी तेज़ी आती है तो ऊपर के लेवल पे स्टेक सेल हो जाता है। अब ये प्राइवेट कंपनी हो कि पीएसयू कंपनी हो कि प्राइवेट ट्रेन कैसे चलाएगी, वो ये सवाल का जवाब है कि ये आउटसोर्स करते हैं ट्रेन्स को एक कॉन्ट्रैक्टर को, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि ट्रेन चला के देख रही है कि क्या ये प्राइवेट प्लेयर्स को दिए जा सकती है कि नहीं। तो वो हो गया आईआरसीटीसी। इसीलिए आपको दिखता है कि वो प्राइवेट ट्रेन चला रही है, लेकिन वो होती में एक्चुअल में पीएसयू ही है। तो ये पीएसयू कंपनी है पूरी तरह से, सरकार का ही हिस्सा है इसमें, इसलिए कोई भी तेज़ी में सरकार अपना स्टेक बेचने आ जाती है। आपको प्रॉफिट है, आधा 3/4 बुक करके आप निकल सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी हो गया, यूपीएल बात हमने कर ली। अदानी ग्रीन 2021 के लिए भावेश साहब, सीधी सीधी बात है कि इतनी बड़ी तेज़ी स्टॉक में ऑलरेडी देखी जा चुकी है, तो अब ये कॉशियस है, क्योंकि इतने बड़े नंबर प्रॉफिट के सामने शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉफिट जब तक बैलेंस नहीं आउट नहीं करता, या तो शेयर नीचे आए या प्रॉफिट बढ़े, तब तक ये शेयर रिस्की ही रहेगा। तो ज़रा दोनों चीज़ों को बैलेंस होने के बाद ही आप इन्हें फर्दर इन्वेस्ट करें। आखिरी में एक सवाल और लेते हैं। अदानी ग्रीन पे बात हो गई, और यूपीएल हो गया, आइडिया और यस बैंक। शरद मिश्रा साहब का सवाल है। मिश्रा साहब दोनों ही सही नहीं है, ना यस बैंक ना आइडिया। आइडिया में एक नियर टर्म ट्रिगर है कि शायद टैरिफ हाइक करेगा तो शेयर चलेगा। यस बैंक में भी इस बार ये सुन रहा हूँ कि नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं, अगर नंबर अच्छे आते हैं तो शेयर 25 रुपये तक भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों को आप मीडियम टर्म के लिए ध्यान में रखें, शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान में रखें। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही कंपनियाँ इस तरह की नहीं है कि आप इनमें पैसा डालें, तो आप उसके अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हैं। रेस्ट आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। चलिए, फिलहाल इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। और आप सभी को, आपके परिवारों को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए हेल्दी, वेल्दी और बढ़िया रहे। इसी के साथ नमस्कार। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।